आप रशिया का ऑयल क्यों खरीद रहे हो? हमारे पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, पर हमने अभी तक उनको डेवलप ही नहीं किया। आनंद महिंद्रा जी, आप ट्विटर पे इतना सब बोलते रहते हैं, आपकी एक भी ईवी विदाउट BYD बन सकती है? आप हमको ये बताओ। पर अब इसके बाद जो 40 to 50% ऑफ वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, उसका क्या होगा? पर प्रॉब्लम ये है ना, आप कितनी डिमांड मानते रहोगे? आज आपने ये मान लिया कि ठीक है रशिया से नहीं लेंगे ऑयल, आपसे ले लेंगे, ठीक है। आपने ये मान लिया कि ठीक है एग्रीकल्चर का सेक्टर खोल देते हैं, पता चला बाद में बोल रहा है कि ब्रिक्स से भी बाहर आ जाओ। अगर मान लो किसी को क्रेडिट देने से कि भाई ठीक है महाशय आपने सीज फायर कराया, हमारे टैरिफ्स कम हो सकते हैं, तो क्यों नहीं? After 50 years, you see an American president talking, crudely about India. I mean, I think this is worrying. For me, this is worrying. आजकल इंडिया में किसी भी मंत्री से ज्यादा, कोई भी इंडियन पर्सनालिटी से ज्यादा तो ट्रंप ही छाए रहते हैं कि ट्रंप ने लगा दिए 25% टैरिफ इंडिया पे। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में ही यही छाया हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ इसने ऑर्डर कर दिए कि भाई जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो रशिया के पास जाके तैनात हो जाए। क्या हो रहा है इस दुनिया में? इंडिया कहाँ पे पोजिशनड है? इंडिया को इस तरीके से क्यों ट्रीट किया जा रहा है? एंड इंडिया कैसे इस मेस से बाहर निकल सकता है? ये सब आज डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो क्विक रिकैप कर ले कि टैरिफ्स क्या होते हैं। टैरिफ मतलब इंपोर्ट ड्यूटी जैसा है कि अगर मान लो जैसे 25% टैरिफ्स लग गए हैं, तो जो ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी थी गुड्स पे, जो यूएस के अंदर इंडिया के जाते थे एक्सपोर्टेड गुड्स, मान लो 100 था अभी रेट जो आता है, तो वो हो जाएगा 125। अब भाई सिली कॉन्सेप्ट तो ये इसलिए है क्योंकि इससे और कुछ नहीं, सबसे ज्यादा तो अमेरिका के अंदर ही महंगाई बढ़ेगी। तो ये बेसिकली जो कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी जो है, इसको पे करेगा एंड यूजर, यानी जो भी अमेरिका में ग्राहक है। पर प्रॉब्लम ये है इंडिया के साथ कि भाई अब अगर जो भी सामान जाएगा वो ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो क्या लोग उसको खरीदना चाहेंगे? एंड इससे इंडिया का मार्केट कट हो जाएगा। एंड अमेरिका क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई अमेरिका है वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी, $30 ट्रिलियन है उनका जीडीपी, इंडिया का है 4 ट्रिलियन, और अमेरिका इंडिया का है सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और अब ये टैरिफ्स लगने के बाद जो बताया जाता है कि इम्पैक्ट आएगा इंडिया के जीडीपी पे, वो होगा बिटवीन 0.25 to 0.4%। और सिर्फ ये 25% टैरिफ ही नहीं है, एक अनस्पेसिफाइड पेनल्टी भी है। वो इसलिए लग रही है इंडिया पे क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं। इनफैक्ट हमारे गोदी मीडिया में तो ये चल ही रहा है कि ये तो इनफैक्ट अच्छी बात है, और कुछ उन पर्टिकुलर रीज़न दे रहे हैं। मेरे दिमाग में तो वो ब्ला 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 ही है। ये समझने के लिए कि ये मामला कितना सीरियस है, आप ये पर्टिकुलर हेडलाइन ही देख। जितनी भी हमारी देश की मिनिस्ट्रीज हैं, सबको बोला गया है कि भाई क्या क्या राहत दे सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, वो बताओ, क्योंकि हम ये ट्रेड डील करना चाहते हैं। ये मामला इतना सीरियस है। तो भाई एक मामला तो ये है कि भाई टैरिफ सब पर लग रहे हैं, तो व्हाट इज द बिग डील। दूसरा मामला ये है कि भाई अब ये जो टैरिफ्स लग जाएंगे तो कौन से सेक्टर अफेक्ट होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल, बैंक ऑफ बड़ौदा बताता है कि जो हमारे गारमेंट्स, प्रेशियस स्टोन्स, ऑटो पार्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि कहीं रिपोर्ट से भी आई है कि मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स इस चीज से एक्सक्लूडेड है, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे। तो जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं वो बाकी देशों के कंपनीज के साथ compete करेंगी कि कौन कितना अच्छा, कितना सस्ता माल बेच सकता है। पर अगर मान लो हमारे टैरिफ्स ही उनसे कई ज्यादा हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि हमारी कंपनीज जरा भी उनके साथ compete कर पाएंगी। तो जो हमारे कंपीटिंग नेशंस हैं, बेसिकली वियतनाम, उन पे लगा है 20%, कोरिया पे 15%, इंडोनेशिया पे 19%। इन सबको हमारे देश से कम टैरिफ्स मिले, ये ऑलरेडी नेगोशिएट कर चुके हैं अपनी डील्स। तो इसका मतलब हमारे कंपनीज के पास बहुत ही कम चांस है कि इनके साथ compete करें, अपने गुड्स अमेरिका में बेचें। अमेरिका सबसे बड़ा बाजार भी है एंड बहुत पेइंग कैपेसिटी भी है वहाँ पे लोगों के पास। आप किसी भी ट्रेडर से पूछोगे तो जो चीज़ अमेरिका में जितने की बिकती है उसमें कई ज़्यादा मार्जिन कमाते हैं वो, एज अपोज टू से अदर कंट्रीज। इसीलिए ये ट्रेड डील होना बहुत ही ज़रूरी है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि फार्मा एंड स्मार्टफोन्स इस पर्टिकुलर टैरिफ से एग्जेम्प्टेड है। ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है क्योंकि मे बी ये हमारे लिए बार्गेनिंग चिप्स हो सकती हैं, क्योंकि फार्मा पे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वहाँ पे दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी एंड बहुत सारी दवाइयाँ इंडिया से ही जाती हैं। तो क्या हम उनके खिलाफ इसको एज अ कार्ड यूज कर सकते हैं अपने नेगोशिएशंस में? ये एक पर्टिकुलर बात है ध्यान रखने वाली। तो अगर कंपनीज अपना माल अमेरिका नहीं बेच पाएंगी, प्रोडक्शन कम होगी, तो और ज्यादा जॉब लॉसेज होंगे। लाखों जॉब्स की यहाँ बात हो रही है, तो एक बहुत ही सीरियस मैटर है, स्पेशली गिवन कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा मुद्दा है। तो भाई ये सब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कितने टाइम से तो हमें बताया जा रहा था कि बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील होने वाली है। ये जो रॉयटर्स का आर्टिकल है ये बताता है कि जो हमारे तरफ से, इंडिया की तरफ से रिफ्यूजल था कि क्या क्या चीज हम नहीं कर सकते,
उसमें थी कि भाई ये जो पॉलिटिकल सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर, ये सब हम ओपन अप नहीं करेंगे अमेरिका के लिए। और अमेरिका चाहता था कि भाई आप ये सब मार्केट भी ओपन करो, क्योंकि हमारे पास इंडियंस के पास बार्गेनिंग चिप क्या है, हमारे यहाँ इतनी जनता है, इतना बड़ा मार्केट है, तो सब चाहते हैं कि भाई हम भी एंटर कर लें इस पर्टिकुलर मार्केट। तो भाई ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ भी कंसेशन ऑफर नहीं किए। ये रॉयटर्स का आर्टिकल ही बता रहा है कि इंडिया हैज ऑफर्ड टैरिफ कट्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ यूएस फार्म प्रोडक्ट्स, मतलब कि जैसे आलमंड हो गए, क्रैनबेरी हो गए, ये सब चीज़ों पे हमने बोला था कि ठीक है हम कंसेशन कर देंगे, जो इंपोर्ट ड्यूटी अभी लगती है वो कम लगाएंगे ताकि अमेरिकन गुड्स यहाँ पे बिक सके। तो ये आती है मेन मुद्दे की बात कि क्यों ये पर्टिकुलर डील नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि आप पूरी एग्रीकल्चर खोलो, पर इंडिया की तरफ से स्टांस था कि भाई जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, राइस, व्हीट, मेज, ये सब हम नहीं खोल सकते। धीरे धीरे करके और भी चीजें सामने आ रही हैं। ये तो आज ही रिपोर्ट किया है रॉयटर्स ने। इंडिया की तरफ से ये भी ऑफर किया गया था कि वो 0 टैरिफ्स लगाएंगे ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स, जो बेसिकली 40% ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स थे। वो भी ट्रंप को मंजूर नहीं था, उसको और भी नोचना था इंडिया को। यूएसए और इंडिया का जो ट्रेड गैप है वो 47 बिलियन का है। तो इंडिया ने ये भी बोल दिया था कि हम 25 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस एनर्जी, मतलब ऑयल, गैस, ये सब चीजें और डिफेंस के इक्विपमेंट, ये सब भी खरीद लेंगे। ये भी उसको मंजूर नहीं था। ये व्हाइट हाउस से ही एक रिप्रेजेंटेटिव है जो बता रहे हैं कि ट्रंप को तो और भी हेडलाइन ग्रैबिंग अनाउंसमेंट चाहिए थी, जिसमें और भी ज़्यादा दिखे कि और ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट एक्सेस मिला, इन्वेस्टमेंट आई, लार्ज परचेजेज हुई। साउथ कोरिया का एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे कि उन्होंने 15% का रेट सिक्योर किया इंस्टेड ऑफ 25, एंड उन्होंने $350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी ऑफर की, साथ ही हायर एनर्जी इंपोर्ट्स और टैरिफ्स कम कर दिए राइस और बीफ के इंपोर्ट पर। ये पर्टिकुलर आर्टिकल है फाइनेंशियल टाइम्स एफटी का, वो देखिए क्या बताता है। वो बता रहा है कि इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है जो भी बाहर से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 70 to 80% लगाता है व्हीट, राइस, मेज पर, एंड जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 30 to 60%। ऑफकोर्स ये सब गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि हमारे जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं, ये जो दूध वाले कोऑपरेटिव्स, उनको प्रोटेक्ट कर सके। ये इसीलिए भी करती है क्योंकि जो हमारे देश में किसान हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि अगर सस्ते में बाहर से माल आने लगेगा इतना सारा एग्रीकल्चर में, तो ये सब लोग कहाँ जाएंगे। एंड ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी रही है इंडिया की, ये हमारी इंडिपेंडेंस से ही रही है, पूरा 1947 से यही सेम पॉलिसी रही है, क्योंकि जो हमारे देश में हाफ ऑफ द वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर पे ही तो डिपेंडेंट है। तो अगर मान लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाहर से आने लगेंगे सस्ते में, तो ये पूरी आधी जो जनता है वर्कफोर्स की हमारी, वो क्या काम करेगी। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हमारे देश में इतना ज्यादा है। अशोक मलिक जी का ये पर्टिकुलर ट्वीट देख लो, ये थे पॉलिटिकल एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वो ये बताते हैं कि इंडिया ने अनप्रेसिडेंटेड कंसेशंस दिए, मतलब बहुत सारे कंसेशंस दिए एग्रीकल्चर के फील्ड में भी। पर ट्रंप इससे भी खुश नहीं था, उसको तो लगता था हमें और मिल जाएगा यहाँ से। तो आपको ये भी बता दें, ट्रंप है यहाँ पे नेगोशिएटर इन चीफ। कोई भी ट्रेड डील होती है तो उनके साइन के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये जो इस पर्टिकुलर ट्वीट में बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ट्रंप की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी। उसको लगता था मैं तो और ही नोच लूंगा इन लोग को, ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगा मैं इन लोग को, इनको और नोचूंगा। और फिर ये बात सामने आ गई 31 जुलाई को, जब रॉयटर्स ने यही चीज़ एग्जैक्टली रिपोर्ट की कि ये जो हमारे सेंसिटिव सेक्टर्स थे उसमें इंडिया कंसेशन इनफ, अकॉर्डिंग टू देम इनफ कंसेशंस नहीं दे रहा था। एंड वो बेसिकली अमेरिका चाहता है कि तुम तो पूरी पैंट खोल दो भाई, अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना वो भी खोल दो, हमको तो आके सबको नोचना है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। पूरा मतलब वो बेसिकली हमारे देश को लूटना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि तुम कैसे चलाओगे अपना पूरा देश आगे, और देखना और चीजें सामने आएंगी। एंड ऐसा नहीं है कि हमने कंसेशंस नहीं किए, हम उनकी काफी सारी बातें मान रहे हैं। आप यही देख लो, जब से ट्रंप आए हैं इनटू पावर, तब से ड्रामेटिकली हमने अमेरिकन कंपनी से ऑयल खरीदना चालू कर दिया। तो इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने 23% मोर क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, मतलब ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है कंपेयर्ड टू जून 2025। और जो इंडिया जितना भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, पिछले साल ये 3% होता था, जो अब हो गया है 8%। और ईटी बता रहा है कि जो इंडियन कंपनीज हैं जो यूएस क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, दिस इंपोर्ट इज सेट टू इंक्रीज बाय 150%। मतलब कि ये 1.5 गुना होने वाला है। जितना भी हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, वो 1.5 गुना होने वाला है। देखो, आपको और हमको तो फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जब रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल आ रहा था, या फिर मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल इतना जब घट गया था, हमारे पंप प्राइसेस को तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, वो तो उतने ही थे। तो इससे आपको और हमको अभी ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो हमारी कंपनीज हैं वो डेफिनेटली कम पैसा कमा रही हैं। तो एक बड़ा रीजन क्यों हमारे ऊपर 25% टैरिफ्स लगे हैं, हमारे कंपेटिटर्स के ऊपर उतने नहीं लगे हैं, वो तो हमने आपको बता दिया कि भाई हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर उतना ज़्यादा नहीं खोलना चाह रहे थे जितना वो लोग चाह रहे थे।
दूसरी एक जो बहुत बड़ी बात आती है, जो ओपनली ऑफ कोर्स वो बात भी कर रहे हैं, वो ये है कि आप रशिया का ऑयल क्यों खरीद रहे हो? तो सिर्फ हमारे ऊपर 25% टैरिफ्स ही नहीं लगेंगे, एक एक्स्ट्रा स्पेशल पेनल्टी लगाई जाएगी। उनका ये मानना है कि हम बेसिकली फंड कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वाला वॉर, जिसमें अमेरिका और उसके एलाइज पिछड़ चुके हैं, मतलब उनकी हालत खराब हो गई है, उनके पास मिसाइल्स नहीं है वहां पे देने को, वेपन्स नहीं है देने को। ये सब तो हम आपको कितनी बार इस पर्टिकुलर चैनल पे बता ही चुके हैं। तो उनको क्या लग रहा है, उन लोग को परेशान करो, उन लोग को सैंक्शन करो जो इनका पर्टिकुलर ऑयल लेते हैं। आफ्टर चाइना, इंडिया बन चुका है सबसे बड़ा बायर ऑफ रशियन ऑयल। इंडिया का मोर देन 30% ऑफ ऑयल हम लेते हैं रशिया से आज के डेट में। एंड ये रशिया यूक्रेन वॉर से पहले ये सिर्फ 1% था, क्योंकि वो जितना भी ऑयल एंड गैस था, काफी कुछ रशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था यूरोप। तो अमेरिका ने क्या किया, यूरोप को जाके बोल दिया तुम भी नहीं लोगे, एंड वो भी हाँ जी हजूरी करके दे फेल इन लाइन। तो बेसिकली अब वो रशिया को नहीं हरा पा रहे हैं ऑन द बैटलफील्ड, तो वो और तरीके सोच रहे हैं कि भाई हम कैसे हराएं इन लोग को, तो इसलिए दे आर गोइंग आफ्टर इंडिया। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, वो पूरे ब्रिक्स को टारगेट कर रहे हैं। एंड इंडिया क्यों खरीदता है रशिया से? क्योंकि भाई वो सस्ता है। हमारे मंत्री कितनी बार आके बयान दे चुके हैं कि भाई हम तो वो करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है, पर अभी हम यूएस से भी ले रहे हैं। इंडिया की बहुत ज्यादा हाई एनर्जी डिमांड है, एंड रशियन ऑयल इज चीपर देन अमेरिकन ऑयल। अमेरिकन ऑयल कहाँ से आएगा दूसरी तरफ से, रशिया ज्यादा पास में है। तो बेसिकली इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि यूएसए और रशिया आपस में लड़ रहे हैं, ये हमेशा से लड़ते रहे हैं, ठीक है, पर हम हमेशा ये जो बैलेंस करना रहता है इक्वेशन बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट, या मान लो रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके एलाइज, हम अच्छे से कर लेते थे। पर आज के डेट में उनकी टेंशन भी बढ़ गई है, एंड कहीं ना कहीं हमारी भी कमी होगी कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एंड बेसिकली देखो, ये जो अमेरिकन है ना, ये गुंडे हैं, ठीक है, ये इनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि दूसरा देश क्यों प्रॉस्पर कर रहा है। इनकी चाइना के साथ भी यही प्रॉब्लम है। यूएसए एंड चाइना वर वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, बहुत टेक्नोलॉजी एक्सचेंज भी होती थी, मेजरली यूएसए से चाइना को जाती थी टेक्नोलॉजी। पर अब उसको लगने लगा कि भाई ये तो चाइना प्रॉस्पर करने लगा, तो अब तो ये मेरा टारगेट हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कोई भी प्रॉस्पर करेगा अमेरिका उसके खिलाफ हो जाता है। आपने एग्जाम्पल सुना होगा जर्मनी का कि कितना प्रॉस्पर कर रही थी इनकी इंडस्ट्रीज। सबसे बड़ी वजह थी इसकी चीप रशियन ऑयल एंड गैस, जो इसका भरपूर फायदा उठाया जर्मनी की इंडस्ट्रीज ने, क्योंकि डायरेक्ट पाइपलाइन थी फ्रॉम रशिया टू जर्मनी, वहां से आती थी चीप ऑयल एंड गैस। इनफैक्ट जर्मनी की मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो भी नेचुरल गैस आती थी रशिया से, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती थी जो ये अपने रेजिडेंट्स को, जो भी वहां पे रहते हैं शहरी, उनको देते। पर जब ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, जो अमेरिका इंस्टिगेट ही कर रहा था, वो कूद पड़ा बीच में। उसने बोला तुम, इनफैक्ट ट्रम्प के ही कितने सारे बयान हैं आप देख लेना, कि नेटो कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहता है तुम लोग वहां से तो ऑयल एंड गैस खरीदते रहते हो, ठीक है, और हमसे बोलते हो कि इन लोग से बचाओ। Sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. ठीक है, उसका ये पॉइंट भी वैलिड है, पर उन्होंने क्या किया ड्यूरिंग दिस रशिया यूक्रेन वॉर? जैसे ही चालू हुआ, जर्मनी को बोला तुम नहीं खरीदोगे अब इनसे ऑयल एंड गैस। जर्मनी क्विकली फेल इन लाइन के ठीक है साहब, ट्रम्प साहब, उनको तो डैडी बुलाते हैं आजकल, क्या बोलो, ठीक है डैडी, हम नहीं खरीदेंगे इन लोग से ऑयल एंड गैस। उन्होंने बोला तुम हमसे खरीदोगे। अब ये रशियन गैस जो एनीवेज चीपर है, पाइपलाइन से आ रही है, इतना सस्ता पड़ता था इनको, अब वहां से एलएनजी टैंकर्स आ रहे हैं अमेरिका से ऑल द वे वाया शिप। एंड जर्मनी के पास तो इतने एलएनजी टर्मिनल्स भी नहीं थे, उन लोगों ने बनाए। एंड आज के डेट में आप गूगल करके देख लेना जर्मनी की इकोनॉमी की क्या हालत है, ऑन द वर्ज ऑफ अ रिसेशन है। तो बेसिकली अमेरिका हमारे पीछे लगा है कि भाई तुमको सैंक्शन कर देंगे, तुम उनसे ऑयल क्यों लेते हो। एंड बेसिकली पूरी कोशिश चल रही है कि हमारा रशिया के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाए, जो आज के डेट में वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है। एंड हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं अमेरिका को खुश करने के लिए। हमने हमारा जो बेसिकली और बाकी मार्केट्स हैं, टेस्ला के लिए खोल दिया, हार्ली डेविडसन के ऊपर जो ड्यूटी लगती थी वो कम कर दी, जो उनकी हाई एंड लिकर है उस पर भी आई बिलीव टैक्सेस कम कर दिए। पर अब वो जो चाह रहे हैं ना कि एग्रीकल्चर का बिजनेस भी खोलो, आई थिंक हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर वो ऐसा होता है तो हमारे देश के लोग क्या खाएंगे पिएंगे भाई, जब आधे से ज़्यादा लोग जो वर्कफोर्स में हैं वो एग्रीकल्चर की नौकरी करते हैं, लिटरली उससे कुछ पैसा कमाते हैं, तो ये तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा हमारे देश के लिए। एक तो ये बात, दूसरा वो हमको इतना तक डिक्टेट कर रहा है कि आप रशिया से नहीं लोगे ऑयल, तो भाई किससे लेंगे फिर? ईरान से भी नहीं ले पाएंगे, उसके ऊपर भी सैंक्शन है। तो हम तो बहुत ही मुश्किल स्थिति में यहाँ पे फंस गए हैं। एंड आप ये बात बताओ, हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट हो गया अमेरिका,
अब हमारा लार्जेस्ट एनर्जी का मार्केट भी, जिनसे हम अपना ऑयल वगैरह ये सब एनर्जी नीड्स लेते हैं, वो भी हो गया अमेरिका। तो हम अमेरिका पे रिलाय करने लगेंगे, ये भी कोई ढंग की पॉलिसी तो है नहीं। बेसिकली अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो यूएस पूरी कोशिश कर रहा है कि वो हमको डिक्टेट कर सके, हमको बता सके कि भाई तुम ये करो, तुम ये मत करो। एंड देखो एक बात तो है ही है, अगर आप में से किसी ने बुलिंग झेली हो तो आप ये जानते होगे कि जो बुली होता है ना, जो आपको दबाना चाहता है, वो रुकता नहीं है, उसका एक चीज से पेट नहीं भरता, फिर वो कंटिन्यूस आपको बुली करता जाता है। तो ऑन पेपर इंडिया ने पूरी कोशिश की है कि वो थोड़ा फाइट बैक करे। उन्होंने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जारी की है। तो इंडिया ने स्टेटमेंट में लिखा है कि भाई ये सब जो टैरिफ्स लग रहे हैं ये अनजस्टिफाइड हैं, अनरीजनेबल हैं, बट हमारे एक्शंस ऐसे नहीं दिख रहे। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही देख लो जो पुरी जी ने दी है, जो हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया तो डील कर लेगा इस सब प्रॉब्लम से, क्योंकि हम बाकी सप्लायर्स ढूंढ लेंगे। तो बेसिकली हम अग्री कर रहे हैं कि ठीक है भाई, हम रशिया से नहीं लेंगे उतने सारे। एंड जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो बेसिकली सरकारी ही है, वो भी बता रहे हैं कि भाई हम प्री यूक्रेन वाला जो वॉर था उस पे जो टेम्पलेट था बेसिकली हम और बाकी देशों से लेते थे, उनसे भी ले लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा लगता है कि अमेरिकन ऑयल और ज़्यादा इंपोर्ट होने वाला है हमारे देश में। ये पर्टिकुलर न्यूज़ तो 1 अगस्त की है, रॉयटर्स ही रिपोर्ट कर रहा है, जो बता रहा है कि जो हमारे इंडियन स्टेट रिफाइनर्स हैं उन्होंने बेसिकली रोक दिए हैं अपनी रशियन ऑयल परचेजेस। अब जब ये सब होगा तो एक तरफ हमारे पास आ गया है रशिया, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई सॉरी, अब हम आपसे ऑयल नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये बुली आ गया अमेरिका, हमको उसकी बात माननी पड़ेगी। एंड उसकी बात हम मान रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एंड आपको ये बता दें कि इंडिया के लिए तो बुरा है ही है क्योंकि हम बीच में फंस गए हैं, पर ये पूरे दुनिया के लिए भी बुरा है। तो ये आर्टिकल बता रहा है कि बेसिकली अगर रशिया को ये लगे कि भाई ये मेरे सब कस्टमर्स को जाके उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो एक CPC पाइपलाइन है जो बेसिकली ऑपरेट करती है अमेरिकन या ये वेस्टर्न ऑयल कंपनीज, जैसे कि एक्सॉन, शेवरॉन, शेल एंड टोटल एनर्जीज जो कि फ्रेंच कंपनी है। रशिया ये कह सकता है कि मैं इस पाइपलाइन को डिस्टर्ब कर दूंगा, मैं तुम्हारा ऑयल यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो भाई कितनी डिस्ट्रप्शन हो जाएगी पूरे ग्लोबल मार्केट में, इससे ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि रशिया एकदम बेचारा हो गया, इनफैक्ट रशिया पे तो कितने सैंक्शंस लगे हुए हैं, पूरे उनके साथ तो पूरी जंग ही जारी है, फिर भी उनके पास बहुत सारे दांव हैं खेलने को, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन है। एंड ये एक वन ऑफ द कार्ड्स है खेलने के लिए कि भाई अगर तुम इंडिया और इन सब कंट्रीज को यहाँ से करोगे डिस्टर्ब, या मेरा मार्केट डिस्टर्ब करोगे, तो मैं भी तुम्हारा मार्केट डिस्टर्ब कर सकता हूँ, तुम्हारी तो पूरी सप्लाई डिस्टर्ब कर सकता हूँ। ये एक्सपेक्टेड था कि रशियन इकोनॉमी ही कोलैप्स कर जाएगी जब उनके ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शन लगे, इंस्टेड हुआ उल्टा। इनफैक्ट इस टॉपिक पे तो पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है कि रशियन इकोनॉमी इतनी रेजिलियंट कैसे है। थोड़ा अंदाजा आप इस पर्टिकुलर अल जजीरा की रिपोर्ट से ही लगा लो। एंड जहां तक चाइना की बात की जाए तो हमने तो एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है इस टॉपिक पे कि कैसे ये जो टैरिफ वॉर है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, वो चाइना ही जीत रहा है। पर कुछ पॉइंटर्स अभी आपको बता देते हैं। सबसे पहले रेयर अर्थ मेटल्स, चाइना के पास सबसे ज्यादा माइनिंग कैपेसिटी भी है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है। इनफैक्ट बहुत सारे रेयर अर्थ माइंस अमेरिका में भी है, पर उनके पास उतनी अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं है ना, वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जो चाइना के पास है। एंड इन रेयर अर्थ्स के बिना अमेरिका के ना ये F-35 भी नहीं बन सकते। आईफोन्स की भी अगर आप बात करो तो मेजरली चाइना में ही बनते हैं, इंडिया में तो सिर्फ पैकेजिंग एंड असेंबली होती है। चाइना के पास हैं बहुत सारे अमेरिकन बॉन्ड्स, अगर वो चाहें तो अमेरिकन इकोनॉमी को भी कोलैप्स कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट चाइना ऑलरेडी अपनी जो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर चुका है। बहुत टाइम पहले अमेरिका होता था इसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, आज के डेट में ऐसा है ही नहीं। नंबर्स की बात करें तो 2018 में 21% ऑफ जो यूएस इंपोर्ट होते थे वो आते थे चाइना से, 2023 में 14% ही रह गया सिर्फ ये। एंड अगर आप उसको एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखो तो जो भी चाइना का एक्सपोर्ट यूएस को जाता था 2018 में 3.5% ऑफ जीडीपी होता था, वो आज के डेट में 2.9% ही है। चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर बहुत ही टाइम से चल रहा है। इनफैक्ट यूएस का एक बड़ा मूव ये था कि जो उनकी एआई चिप्स हैं, हाई एंड वाली एआई चिप्स, वो चाइना को बेचेंगे ही नहीं। कैंसिल करना पड़ गया, ये पूरा रिवर्स करना पड़ गया ये पर्टिकुलर डिसीजन, क्योंकि चाइना के ऊपर ये सब कुछ चल ही नहीं रहा था। इनफैक्ट चाइनीज कंपनी सच एज हुआवे वो और ज्यादा इनोवेट करने लग गई थी। एंड सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा था? एनवीडिया का, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। अगर यूएसए और चाइना की बात करो तो अगर कोई किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट है तो यूएस के जो बिजनेसेस है ना, वो चाइना पर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर बात करें दांव खेलने की तो चाइना के पास बहुत सारे दांव हैं जो अमेरिका के ऊपर खेल सकता है, खेल रहा है, इसीलिए उसके खिलाफ ये जो टैरिफ वॉर है वो जीत रहा है।
एंड जहां तक चाइना रशिया की बात करे जाए तो वो आपस में इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पार्टनर्स हो गए हैं। ये सीएनएन बता रहा है, अमेरिकन मीडिया बता रही है कि जो मेड इन रशिया गुड्स हैं वो बेसिकली नए क्रेज बन गए हैं चाइना के अंदर। अब आप ये देखो, इनका मैच भी मेड इन हेवन टाइप ही है, क्योंकि रशिया के पास है ऑयल एंड गैस और चाइना को वो भरपूर अमाउंट्स में चाहिए रहता है क्योंकि उनकी है मैसिव इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। ऐसे करके चाइना नेचुरली बन गया है रशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। एंड रशिया पता है क्या क्या इंपोर्ट करता है चाइना से? कपड़े, फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। इनफैक्ट आई वुड इनकरेज यू कि आप जाके यूट्यूब पे देखना, रशिया में जो मेजरली गाड़ियां बिक रही है ना, सारी चाइनीज हैं, सारी चाइनीज। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए तो उन्होंने आपस में ट्रेड करके एक दूसरे के इतने बड़े ट्रेड पार्टनर बन गए। और जो भी आपस में ट्रेड करते हैं ना, चाइना एंड रशिया, यूएस डॉलर यूज ही नहीं करते, रूबल यूज करते हैं, वान यूज करते हैं। एंड इसीलिए इंडिया को फायदा है इन लोगों के साथ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इंडिया इंडियन रुपी यूज कर सकता है। नहीं तो अदरवाइज आप जितना भी ऑयल ले रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, वो तो डॉलर ही देना पड़ रहा है ना आपको। कौन ले रहा है आपसे रुपया? वेस्टर्न कंट्रीज तो बिल्कुल नहीं ले रही। ये कंट्रीज जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ये लोग आपसे शायद ले लें रुपया। तो भाई अब सवाल उठता है कि इंडिया क्या कर सकता है। तो हमने आपको ये बताया कि चाइना रशिया ने क्या किया, जो कई ज्यादा सैंक्शनड है। इनफैक्ट हमारे ऊपर तो कोई सैंक्शन भी नहीं लगे हैं, हमारे ऊपर तो टैरिफ लग रहा है। वो तो सैंक्शनड है कि आप यूएस डॉलर ही नहीं यूज कर सकते। तो हमको भी वही टैक्टिक यूज करनी चाहिए जो बाकी देश यूज कर रहे हैं। हमारे पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, पर हमने अभी तक उनको डेवलप ही नहीं किया। हमारे यहाँ डोमेस्टिक मैग्नेट्स बनाने की कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, हमको रिलाय करना पड़ता है चाइना के ऊपर। एक तो ये हो गया कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको डेवलप किए जाएं। जो इंडिया में बनते हैं गुड्स, आप उनको सस्ता कर सकते हो अगर आप यहाँ के टैक्सेस डिक्रीज कर दो तो। पर क्या हमारी सरकार ऐसे करेगी? पता नहीं। इंप्रूव कर सकते हो आप हमारे यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कितनी घट गई है। मई 2025 में इट इज डाउन बाय 98%। हद होती है। मतलब ये क्या फिगर है? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट उतना अच्छा है नहीं, फॉर इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो इसलिए कंपनीज यहाँ आना नहीं चाहती। एंड जो यहाँ पे हैं वो अपना पैसा लेके बाहर जाना चाहती है, कहीं और जाना चाहती है। ये आपको ये भी बताता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ भी सब कुछ सही नहीं है। अगर आप हमारी इंडस्ट्रीज को देख लो, फॉर एग्जांपल ऑटो कंपनीज, उनको पूरी प्रोटेक्शन चाहिए रहती है सरकार से। बाहर से जो इंपोर्टेड गाड़ियां आ रही है, मर्सिडीज और ये सब, ऑडी वगैरह, क्यों महंगी है? क्योंकि ये बाहर से आ रही है, इनके ऊपर टैरिफ लग जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, तो इसलिए वो सारी गाड़ियां इतनी महंगी हो जाती हैं। तो इसलिए ही इंडियन ब्रांड्स ज्यादा बिकते हैं। आनंद महिंद्रा जी, आप ट्विटर पे इतना सब बोलते रहते हैं, आपकी एक भी ईवी विदाउट BYD बन सकती है? आप हमको ये बताओ। क्योंकि महिंद्रा गाड़ियों के अंदर जो बैटरी का सिस्टम है ना, वो चाइना से आता है, BYD कंपनी का है वो। अब हम फंस गए हैं क्योंकि हमको अमेरिका की सारी बात माननी पड़ रही है टैरिफ्स की वजह से, और भी रीजन हो सकते हैं। और एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि कैसे हम लोग, हमारी इंडस्ट्रीज कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर। ऐसे में हमारे देश में रिसर्च और इनोवेशन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। एंड अगर मान लो गलती से भी रिसर्च के लिए हमारे यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट पैसे रेज कर देता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लग जाता है। इसीलिए लगता है हमारे यहाँ पे ना मेक इन इंडिया से ज्यादा असेंबल इन इंडिया हो रहा है। तो भाई जो भी हमने बातचीत की, ये न्यूज लॉन्ड्री का एक आर्टिकल, थैंक्स टू विवेक कॉल जिन्होंने ये लिखा है, बहुत ही अच्छे से समराइज करता है। तो इस आर्टिकल का हेडलाइन ही देख लो, ट्रम्प्स टैरिफ बुलिंग, वाई इंडिया मस्ट स्टैंड इट्स ग्राउंड। तो बेसिकली आर्टिकल बता रहा है कि एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक विचारधारा के लोग ये हैं कि भाई जो भी हो यार, जो करना है करो, पर इनके साथ एक ट्रेड डील कर लो, ठीक है? नहीं तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, क्योंकि फिर हम compete नहीं कर पाएंगे वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश जैसे देशों के साथ। और इससे एक और नुकसान ये भी होगा कि एप्पल, सैमसंग जो सोच रहे थे कि यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से टैरिफ्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे टू एक्सपोर्ट टू द US, तो ये जो पर्टिकुलर असेंबली भी हो रही थी इन इंडिया, उसको भी बाय बाय बोलना पड़ेगा। एंड देन वो बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में जो हमने आपको बात बताई कि एग्रीकल्चर चाहता है US खोल दें, पर अगर हम खोलेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बात इसमें मुद्दे की ये आती है कि ठीक है, आप उनके लिए अपना एग्रीकल्चर सेक्टर भी खोल दो, पर अब इसके बाद जो 40 to 50% ऑफ वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, उसका क्या होगा? क्या उनको और कोई जॉब्स हैं हमारे पास देने के लिए? क्या हम इन पूरे लोगों को प्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि भाई ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे तो वो फैक्ट्रियों में काम कर लो? इसीलिए ये बता रहे हैं कि भाई अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर खोलते हो तो ना तो वो इकोनॉमिकली ना पॉलिटिकली अच्छी चीज है। अमेरिका बेसिकली बहुत ही बड़ा बुली है, एक बहुत बड़ा गुंडा है। जब वो अपने एलाय को, जर्मनी जैसे दोस्त को निपटा सकता है, तो फिर भाई हम क्या चीज़ हैं? पर प्रॉब्लम ये है ना, आप कितनी डिमांड मानते रहोगे? आज आपने ये मान लिया कि ठीक है रशिया से नहीं लेंगे ऑयल, आपसे ले लेंगे, ठीक है। आपने ये मान लिया कि ठीक है एग्रीकल्चर का सेक्टर खोल देते हैं,
पता चला बाद में बोल रहा है कि ब्रिक्स से भी बाहर आ जाओ। तो क्या हम ये भी मान लेंगे? क्या हम एक दूसरे देश को अलाउ करेंगे कि वो हमें डिक्टेट करेगा कि आपको ये करना है, आपकी पॉलिसी ये होनी चाहिए? हमने आपको ऑलरेडी रशिया चाइना का एग्जांपल देके बताया कि बहुत सारी चीजें जो हम खुद कर सकते हैं। एंड 100% मुझे तो ये लगता है, अपना ओपिनियन है दे रहा हूँ, कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में तो अमेरिका ने 100% बोला ही होगा कि भाई ये जो ब्रिक्स विक्स का चक्कर है ना, ये सब छोड़ो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम BRICS is anti-American. सुन लीजिए। You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. And ये जो हमने यूके के साथ डील की, ये तो बहुत ही बढ़िया थी। We need more such deals. तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि बाकी देशों के साथ डील करें और जो हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिकन तो बेसिकली ब्लैकमेलर्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप कब से कह रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया। ऑनेस्टली बात तो हो ही रही थी, ये तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही बता रही है कि बात तो हो ही रही थी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। तो कहीं ना कहीं वो जो आदमी ये कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया, 100% गलत तो है भी नहीं। एंड वैसे भी 3 जो पार्टीज थी उसके दौरान, पाकिस्तान, यूएसए, उनमें से 2 पार्टीज तो कह ही रही है ना कि हमने कराया। हम ही ऑड वन आउट है जो कह रहे हैं कि नहीं कराया। अगर मान लो किसी को क्रेडिट देने से कि भाई ठीक है महाशय आपने सीज फायर कराया, हमारे टैरिफ्स कम हो सकते हैं, तो क्यों नहीं? अगर हम किसी आदमी को नॉमिनेट कर सकते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए एंड उससे हमारी डिप्लोमेसी इंप्रूव हो सकती है, हमारे देश का भला हो सकता है, तो क्यों नहीं कर देते? वैसे भी हमने कोई भी ऐसे एक्शंस तो कुछ ऐसे किए नहीं है जिससे हम ये बता सके कि हम पीस चाहते हैं पूरे दुनिया में। आप गाजा का एग्जांपल ले लो, वी आर साइलेंट। हमारे देश में किस मंत्री ने आके कभी बयान दिया कि भाई वहां पे लोग भूख से मर रहे हैं या कुछ भी इस टाइप का कि भाई इजराइल ये जो कर रहा है ये गलत है? किसने आके बोला? डिफेंस में हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है इजराइल, उससे हमको क्या फायदा हो रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूं। अगर हम अमेरिका से ही ले लें वो सारी चीजें जो वहां से ले रहे हैं, डाइवर्ट कर ले, इसकी ईगो भी शांत होगी ट्रंप की और वहां से बिजनेस भी आएगा, तो मे बी आप टैरिफ लोअर करा सकते हो, पर इजराइल से लेके क्या फायदा है? एंड अगर बात हो ही रही है तो ये बात भी बताना जरूरी है कि जब गाजा के लिए सीज फायर के लिए मोशन चला था, तब इंडिया ने एब्सटेन किया था एट यूनाइटेड नेशंस। तो हम कोई भी काम तो ऐसा कर नहीं रहे हैं जिससे हम बता सके कि हम पीस ले आए पूरी दुनिया में। तो भाई उसको हम नॉमिनेट कर देते अगर नोबेल प्राइज के लिए, अगर उससे कुछ हो जाता देन व्हाई नॉट। मेरा तो ये कहना है। आई एम नॉट सेइंग उससे कुछ होता कि नहीं, बट मैं बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। एंड यही सेम चीज मेरे को वायर के एक इंटरव्यू में भी देखने को मिली। ये हैं संजय बारू, जो थे फॉर्मर मीडिया एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने करण थापर के साथ वायर में ये पर्टिकुलर इंटरव्यू किया एंड उन्होंने ये एग्जैक्ट यही चीज बोली कि भाई ट्रंप चाहता है कि उसको क्रेडिट मिल जाए सीज फायर का, तो क्या हमको देने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है? सुन लीजिए। I think, we misjudged. And then I also won't be surprised if President Trump's decision on July 31st to dramatically tweet that 25% had something to do with his disappointment with Prime Minister Modi's speech in Parliament, because maybe they waited to see if finally in Parliament Prime Minister Modi would make some gesture, which he didn't. एंड वो जो बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री स्पीच के बारे में, इस चीज को रेफर कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। फिर ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम ट्रंप की ईगो सेटिस्फाई कर सकते हैं तो क्यों नहीं करनी चाहिए हमको, हम करके आगे बढ़े, अपना काम निकाले। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी स्पेकुलेशन इस चीज के बारे में भी है कि पाकिस्तान ने जाके कोई ट्रंप का क्रिप्टो फंड था उसमें जाके इन्वेस्ट कर दिया। देखो, अगर कोई इंसान है जिससे आप इस टाइप के थोड़े छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करके छोटी मोटी चीजें दे के उसको अपने लिए बहुत बड़ा फायदा कर सकते हो, तो क्यों नहीं? आई एम नॉट सेइंग कि हमारे यहाँ पे इन्होंने किया होगा, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ जो फैक्ट्स है हमारे सामने। एंड एक बहुत ही चिंताजनक बात जो संजय बारू जी ने बताई वो भी सुन लीजिए। The last time Indian leadership was bad-mouthed like this was when Nixon called Indira Gandhi all manner of names, if you recall, and these are all now publicly available. I don't want to mention those words on your show, but Nixon used very foul language in referring to Mrs. Prime Minister Indira Gandhi. That was in the early 70s. After 50 years, you see an American president talking, crudely about India. I mean, I think this is worrying. For me, this is worrying. उनका ये बताना है कि जिस तरीके से एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया के बारे में बात करता है, हमारे लीडर्स के बारे में बात करता है, ये पिछले 50 साल में कभी भी नहीं हुआ है। उससे पहले निक्सन इंदिरा गांधी जी के बारे में ऐसा बोलते थे। वो भी क्यों बोलते थे आप जानते हो? क्योंकि उन्होंने पूरी अमेरिकन डिप्लोमेसी को फेल करा दिया था, अमेरिकन पूरे प्रेशर को उन्होंने फेल करा दिया था। जब
1971 वॉर के दौरान बांग्लादेश बना था। आप में से कोई भी जो इंटरेस्टेड हो फर्दर जानने के लिए कि संजय बारूजी ने क्या कहा था या डिप्लोमेसी कैसे करी जाती है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये इंटरव्यू चेकआउट करो। फाइनली एंड में तो मैं ये कहूंगा कि भाई जो फॉरेन पॉलिसी का मामला है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, एंड स्पेशली आज के डेट में जब वर्ल्ड पूरा डिवाइड हो रहा है, बाइपोलर हो रहा है। एक तरफ है आपके पूरे अमेरिका एंड इट्स वेस्टर्न एलाइज, एक तरफ है पूरे ब्रिक्स, रशिया, चाइना। कहीं ऐसा ना हो कि यूरोपियन यूनियन की तरह इंडिया भी एक वैसल स्टेट बन जाए, कि हम खुद ही ना गवर्न कर पाए अपने लोगों को, हमारी सॉवरेनिटी ही अपने हाथ में ना रहे।